नमस्कार, मी राजेश यावलकर लोकलाईव्हच्या विशेष संवादमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. जनरली इंजिनिअरिंग म्हटलं की सिव्हिल हे पहिल्या डोळ्यासमोर येतं. सिव्हिल डिपार्टमेंट खरंच हे अहम भूमिका बजावत असते इंजिनिअरिंगमधलं. आणि आज आपण सिव्हिल डिपार्टमेंट स्थापत्य विभाग या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत की स्थापत्य विभाग हे काय काम करतं, सिव्हिल इंजिनियर म्हणजे काय, त्याला कोणकोणत्या प्रकारच्या संधी आहेत, राष्ट्र निर्मितीमध्ये सिव्हिल इंजिनियरचा खूप मोठा सहभाग आहे, त्याला कशा प्रकारच्या संधी आहेत, त्याने शिक्षण कुठे घेतलं पाहिजे, कशा पद्धतीने घेतलं पाहिजे, कॉलेज निवडताना कसं कॉलेज निवडलं पाहिजे, त्या कॉलेजमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या सोयी सवलती आहेत, हे सगळं जाणून घेण्यासाठी आज आपण आपल्या लोकलाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये प्राध्यापक मुजाहिद हुसेन यांना आपण आमंत्रित केलं. मी साऱ्या दर्शकांच्या वतीने प्राध्यापक मुजाहिद हुसेन यांचं लोकलाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये मनापासून स्वागत करतो. सरजी नमस्कार. प्राध्यापक मुजाहिद हुसेन हे गेल्या 25 वर्षापासून SSBT कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत आणि आता या स्थापत्य विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून पुरस्कार त्यांनी 2015मध्ये सुद्धा मिळवलेला आहे. स्थापत्य विद्याशाखा ज्या अभ्यास मंडळ आहेत विद्यापीठाचं, त्या विद्यापीठाचे ते अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग या जे जर्नल्स आहेत त्या जर्नल्सचे संपादकीय विभाग आहे, या संपादकीय विभागाचे ते सदस्य म्हणून सुद्धा कार्यरत आहेत. असं प्रगल्भ व्यक्तिमत्व आज आपण त्यांना आमंत्रित केलं आणि त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत अभियांत्रिकी, स्थापत्य हा विभाग आणि त्या विभागाची सगळी माहिती. सबसे पहले मैं प्राध्यापक सर आपसे जानना चाहूँगा कि अभियांत्रिकी तांत्रिकी जो डिपार्टमेंट है इसका मानव की सभ्यता के अंदर क्या क्या उसका विकास के अंदर क्या क्या संबंध आता है, किस तरह से उसका बदलाव रहता है, क्या क्या योगदान उसका रहता है, ये आप हमें विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को बताइए. ऐसा कह सकते हैं कि इंजीनियर्स दे आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज के वो लीडर्स हैं. सोसाइटी का जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका नेतृत्व जो होता है वो इंजीनियर्स करते हैं. आदि मानव था वो पहले कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था, वहाँ से निकल के आज हम स्पेस में बस्तियाँ बसाने की बात सोच रहे हैं, कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने की बात सोच रहे हैं. ये रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, ये इंजीनियरिंग के दम के ऊपर हुआ है. एक बार अब्दुल कलाम जी ने बताया था कि आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर मंगल ग्रह, चंद्रमा और पृथ्वी ये मिलकर के एक कॉमन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे और ये सब कुछ संभव होगा इंजीनियरिंग की वजह से. तो इंजीनियर्स दे आर द लीडर्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. आज हमारी जो जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है. आज जो हम जिस मीडिया से आपस में बात कर रहे हैं ये सब विज्ञान की ही देन है, टेक्नोलॉजी की देन है. तो दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. स्थापत्य डिपार्टमेंट की क्या अहम भूमिका रही है? 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के पंतप्रधान थे, उस समय हमारे यहाँ गेहूं का प्रोडक्शन कम होता था, हमको इंपोर्ट करना पड़ता था अमेरिका से. और उस समय एक ऐसा प्रेशर आया था कि आप आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करिए, नहीं तो हम गेहूं आपको एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे. तो लाल बहादुर शास्त्री का राष्ट्रभक्ति जो पैट्रियोटिज़म था वो इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लोगों को सप्ताह में एक दिन फास्ट रखने की आदत है, कोई ना कोई दिन लोग ऐसे भी फास्ट रखते हैं, तो आज से हम कंपलसरीली वीक में एक दिन फास्ट रखेंगे. उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन वॉलेंटरीली लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. मंडे का दिन डिसाइड हुआ था. मंडे के दिन होटल, रेस्टोरेंट सब बंद हो जाते थे, लोग अपनी मर्जी से फास्ट रखते थे. पर्पस क्या था कि जितना ग्रेन हमारे पास में है उतने में ही पॉपुलेशन को पूरा देना है और हमें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है. तो ये राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण था. लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती. इंजीनियर्स इस चीज़ को एक पाउल आगे लेकर के जाते हैं, एक कदम आगे लेकर के जाते हैं. हमारे देश में उन्हीं दिनों ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई, हरित क्रांति प्रारंभ हुई, और जिसकी वजह से आज 2020 में जब हमारी पॉपुलेशन कई गुना बढ़ चुकी है, हम ग्रेन के एक्सपोर्टर बन चुके हैं, हम सारी दुनिया को गेहूँ सप्लाई करते हैं. ये कैसे संभव हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, यूज़ ऑफ एडवांस इरिगेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसने खेती करने के तरीक़ों को मूलभूत तरीके से बदल दिया. और हमारे यहाँ इतना अन्न का उत्पादन होने लगा कि आज हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी भी सक्सेसफुली लागू है और हम हमारे देश से गेहूं का एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो ये इंजीनियरिंग की शक्ति है जिसने हमारे राष्ट्र गौरव को भी बचा करके रखा. कि कोई भी क्षेत्र हो, हाँ, उसका कनेक्शन ये इंजीनियरिंग स्थापत्य डिपार्टमेंट से आप जोड़ते हो? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है. कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक भवन चाहिए, एक शेल्टर चाहिए.
उसको आप स्थापित करेंगे, उसके अंदर मशीनें रखेंगे, उसके अंदर कंप्यूटर रखेंगे और फिर वो काम करना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट तब स्टार्ट होता है जब सिविल इंजीनियरिंग अपना काम पूरा करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग इज़ ए मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। राष्ट्र के लेवल पे अगर हम बात करें तो राष्ट्र का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स की बात अगर हम करें, डैम्स की, कैनाल्स की बात करें, ये सबको सिविल इंजीनियर ही बना करके हमको देते हैं। अभी अब्दुल कलाम जी ने एक बुक लिखा था विज़न इंडिया 2020, वो तो बड़ा फेमस है। एक और बुक उन्होंने लिखा था बियॉन्ड 2020, 2020 के बाद में क्या। उन्होंने उसमें कहा था कि अगर भारत को एक महाशक्ति बनना है तो प्रतिदिन 1000 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो वो कौन करेगा? ये सिविल इंजीनियर्स की जवाबदारी है। उन्होंने कहा था कि रिवर का इंटरलिंकिंग होना जरूरी है अगर भारत को महाशक्ति बनना है। तो ये काम किसे करना है? ये सिविल इंजीनियर्स को करना है। और ये सारे प्रोजेक्ट जब आएंगे, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रिवर इंटरलिंकिंग का, तो एम्पल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में क्रिएट होने वाला है। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। Yes. ये सही जॉब नहीं है, ऐसा भी कहते हैं कि बहुत टेंशनदायक और बहुत चैलेंज है उसके अंदर। इसका आप किस तरह से देखते हैं? एक वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, डर के आगे जीत है। अच्छा। तो वही इसका आंसर है। जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा वो अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोजेक्ट 1 कोटि या 2 कोटि से कम का नहीं होता, करोड़ों रुपए की जवाबदारी उसके ऊपर होती है। और उसके तो उस हिसाब से उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। पर्टिकुलरली मैं हमारे डिपार्टमेंट की बात करूंगा कि हम सिविल इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ये बात विशेष तौर से बताते हैं कि जितना आपका किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज ज़रूरी है, उतना ही रियल लाइफ एक्सपोजर भी आपका ज़रूरी है। क्योंकि जब आप साइट पे खड़े होकर के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, इट इज़ योर पर्सनालिटी विच स्पीक्स। आपका व्यक्तिमत्व है जो आपको काम में आता है। आप जिस कॉलेज के साथ बिलोंगिंग करते हो उस कॉलेज में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? किस तरह से है? क्या आप बच्चों को इसी तरह से पढ़ाते हो कि किस तरह से पढ़ाते हो? क्या टेक्नोलॉजी आपके पास? हमारा जो कॉलेज है श्रम साधना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बाम्बोरी, जलगांव, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो करीब 35 से 40 साल का अनुभव हमारे पास है। और अनुभव वो चीज़ है जो किताबों में नहीं मिलती। तो ये 35 से 40 साल का अनुभव हमारे पास में है। और जितने भी दूसरे कॉलेजेस जलगांव क्षेत्र में शुरू हुए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, शुरुआत में उन्होंने हमारी फैकल्टी को यूज़ किया, हमारी लेबोरेटरी से उन्होंने सपोर्ट लिया। अभी वो अपने पाँव पर खड़े हैं, लेकिन वो हमने स्टार्टिंग में उनको सहारा देकर के खड़ा किया। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में जब टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, केमिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो हमने हमारी फैकल्टी और लेबोरेटरी दोनों को उनके साथ में शेयर किया था। एंड आई फील प्राउड टू से दिस थिंग। आज हमारे डिपार्टमेंट में PhD कोर्सेज भी चलते हैं। अदर कॉलेजेस के लोग आकर के हमारे यहाँ PhD करते हैं। हमारे पास जो टोटल फैकल्टी है सिविल डिपार्टमेंट में, उसमें 6 लोग PhD कंप्लीट किए हुए हैं और 2 लोगों का PhD अभी चालू है। तो एक्सपीरियंस है हमारे पास में और ज्ञान है, उससे मिलकर के हम विद्यार्थी को गढ़ने का काम करते हैं। एक और चीज़ पे हम एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, वो है रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, बाहर की दुनिया से उनका परिचय करवाना। क्योंकि जो PWD डिपार्टमेंट है, पानी पुरवठा विभाग जो है, उनको जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं। अभी पिछले ही साल तापी रिवर के ऊपर से पानी लिफ्ट करने के लिए एक इंटेक स्ट्रक्चर बनाना था। उसको बनाने के लिए उनको वहाँ की सॉइल की टेस्टिंग करनी थी। वो टेस्टिंग फैसिलिटी पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे कॉलेज में अवेलेबल थी। तो हमारी फैकल्टी ने वहाँ जा कर के दिन और रात जा कर के 36 आवर्स तक कंटिन्यूसली काम किया और उनको रिजल्ट्स ला कर के दिए, जिसकी वजह से आज वो अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, इंक्लूडिंग वरणगांव फैक्ट्री या यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी के लिए हमने वाटर रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट बना करके दिया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं, फैकल्टी उसको करती है, तो इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। एट द सेम टाइम उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी रियल वर्ल्ड के बारे में एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए किस तरह से आपके पास प्रॉब्लम? अभी जैसे मैंने बताया कि तापी पे जो स्ट्रक्चर बनाया, उसकी टेस्टिंग करने जब हम गए थे, आप वहाँ पे प्रत्यक्ष में देखिए कि सिविल इंजीनियरिंग में काम कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम लड़कों को रेगुलरली साइट विजिट्स के ऊपर लेके जाते हैं। हर सेमेस्टर में कम से कम 1 साइट विजिट हम अवश्य रखते हैं। फिर हम इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं। हर सेमेस्टर में कम से कम 1 या 2 इंडस्ट्रियल लेक्चर लड़कों को मिलता है, ताकि उनका रियल वर्ल्ड के साथ में एक कनेक्शन बना रहे। 2020 के बाद क्या, ऐसा अब्दुल कलाम जी का पुस्तक का जिक्र आपने अभी इसके अंदर किया। मैं ऐसा अभी कहूँ कि कोविड के बाद क्या बच्चों को कुछ मिलेगा
या वो आपकी तरफ से सीख कर बाहर आएंगे लेकिन बाकी बाहर तो कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आप क्या देखते हैं कोविड या कोरोना उसके बाद कैसे सिविल इंजीनियर्स को स्थान मिलेगा? कोविड की परिस्थिति ऐसी हो गई है, मान लो जैसे कोई रिवर फ्लो हो रहा है और उसके रास्ते में उसके बहाव के रास्ते में कोई बहुत बड़ा अवरोध आ गया है, वो अवरोध तो एक दिन हटेगा। आप सब जानते हैं कोविड की वैक्सीन मेडिसिन दोनों बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, हो सकता है अगस्त या सितंबर में वो मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ये जब अवरोध हटेगा तो रुका हुआ सारा पानी अपनी पूरी शक्ति के साथ में बाहर निकलेगा। तो आने वाले समय में इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, वो चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो या अदर ब्रांचेस हो। और उन सिविल ये इंजीनियर्स के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो इतना हम पिछड़ गए 5 या 6 महीने से लॉकडाउन और सब कुछ चलने की वजह से, तो वो फिर से समाज का, राष्ट्र का नवनिर्माण करें। ये चुनौती तो इंजिनियर्स को एक्सेप्ट करनी ही होगी। साऱ्या दर्शकांच्या वतीने सरांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेल आणि स्थापत्याच्या अभियांत्रिकी विभागामध्ये जर कधी प्रवेश घ्यायचा असेल तर SSBT कॉलेजच्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी या कॉलेजच्या या विभागाला आपण जरूर एकदा तरी भेट दिली गेली पाहिजे आणि त्या ठिकाणचं कसं शिक्षण आहे, कशा पद्धतीचं प्राविधान त्या ठिकाणी सगळं आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे। अशा प्रकारचा विभाग, एक प्रगल्भ विभाग ज्या माध्यमातून एक चाणाक्ष विद्यार्थी त्या ठिकाणी घडवले जात आहेत, अशा या विभागाच्या वतीने मी प्राध्यापक मुजाहिदीन हुसैन यांनी जी माहिती दिली ती माहिती खूप एक लक्षणीय अशी माहिती मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने प्राध्यापक मुजाहिद हुसैन यांचे या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो। आपण पाहत आहात लोक लाईव्ह तुमच्या मनातलं। नमस्कार। आई प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये। परफेक्शनसाठी खूप वेळ द्यावा लागतो। परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साईड पार्टिंग 220 सेकंड्स, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं, विचारूही नको। मग फ्रूट साठी किती मिनिटे राहिली? 0। नवीन फ्रुटगो फ्रूट स्नॅक, शुद्ध फळं एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये। आता मुलं फळं दाबून खातील। फ्रुटगो, दाबून खा। सॉरी,